नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मंत्री परिषद। क्या है भाई? मंत्री परिषद। हालांकि मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। मंत्री परिषद जैसे आपका जो प्रधानमंत्री है प्लस आपकी जो मंत्री परिषद है, ये इनको शासन की धुरी कहा गया है। इनको शासन की धुरी कहा गया है तथा वास्तविक शक्तियों के प्रयोगकर्ता भी होते हैं। यही होते हैं, मतलब वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भी कौन करते हैं? यही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो सबसे पहली बात तो यह है अनुच्छेद 75 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ये चीज एक बात क्लियर की गई है। और राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अब इसके जो बिंदु हैं वो देख लेते हैं हम। मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब विद्यार्थी एक चीज निकल कर बाहर आ रही है कि सर ये चीज तो पहले क्लियर हो चुकी, ये मंत्री परिषद में भी रिपीट हो रही है, इसलिए मैं फिर से इसका अध्ययन करना होगा। हालांकि एज इट इज नहीं हो रही, लेकिन कुछ बिंदुओं में ये रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि मंत्री परिषद के गठन के लिए सबसे पहला जो काम है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बिना मंत्री परिषद का गठन नहीं हो सकता। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। एक चीज तो ये हो गई। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है।
जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। एक बात तो ये तो गया आपकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एक बिंदु गया, हालांकि ये चीज पहले क्लियर हो चुकी है, फिर से रिपीट हो रही है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भाई ये तो पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि भाई ये थोड़ी है कि भाई राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, नहीं। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। जो दल लोकसभा में बहुमत से जीत करके आ रहा है उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि संवैधानिक तौर पर, मतलब संविधान क्या कह रहा है, राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की, ठीक है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग तो कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख कार्य मंत्रिपरिषद का गठन होता है। प्रधानमंत्री अपनी टीम में से या अपने सांसद भाई प्रधानमंत्री अपने दल में से वरिष्ठ व योग्य सांसदों का चयन कर राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उनकी मंत्रियों के रूप में नियुक्ति ना करके ये कह दो मंत्रियों के रूप में घोषणा करता है, मतलब उनके नामों की घोषणा करता है। कौन, राष्ट्रपति की, भाई ये फला फला व्यक्ति मंत्री पद के लिए नामित किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, राष्ट्रपति वैसे तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन मंत्रियों के लिए उसके पास ऐसी पावर नहीं है सर। फिर मंत्रियों के लिए वह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के दिए हुए नामों का ही चयन करता है, मतलब स्वेच्छा से नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री अपनी टीम में या अपने दल में जो जीते हुए हैं, अब जीत कर तो सभी जाते हैं, जो से सरकार बन रही है तो 273 तो कम से कम है ही, तो 273 में से वो अपनी योग्य, मतलब एक योग्य व्यक्ति ढूंढता है या फिर ऐसे व्यक्ति ढूंढता है जो वरिष्ठ हैं, जिनको शासन का अनुभव भी है, ऐसे व्यक्तियों का चयन करता है और उन नामों को देता है वो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उन नामों की क्या कर देता है, घोषणा कर देता है मंत्री के रूप में।
तीसरा बिंदु है आपका मंत्रियों में कार्य विभाजन। प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रियों को उनके पद व योग्यता के अनुसार कार्य विभाजित करता है। जिस मंत्री को जो विभाग मिलता है वही उसका कार्य होता है। कहने का मतलब मैंने बताया भी था, जैसे वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, कृषि मंत्री है, ऐसे बहुत सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं। आगे मंत्रियों की श्रेणी दे रखी है, मैं समझाऊंगा आपको। तो उनके अकॉर्डिंग उनको वो कार्य देता है और वो जो काम होता है वो इसका विभाग होता है। ठीक है, तो ये देने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री उनकी योग्यता के अनुसार या फिर अपने विवेक से विभागों का आवंटन करता है और उनको कार्य सौंपता है। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, एक शब्द बाहर निकल के आ रहा है, योग्यताएं। सर मंत्री तो बन गए ना, फिर योग्यता किस बात की? बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद के लिए नामित कर सकता है। ठीक है, उसे पद ग्रहण करने के दिन से लेकर 6 माह के बीच, 6 माह के मध्य संसद का सदस्य बनना होगा। अब देखो एक चीज बाहर निकल करके आ रही है, आप सोचेंगे प्रधानमंत्री, ओके, अक्सर प्रधानमंत्री अपनी टीम के ज्यादातर सदस्य कहां से? अपनी टीम से लेता है, लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा का नेता होता है वो, और लोकसभा ही ज्यादातर सदस्य यहीं से लेता है वो। दूसरे प्रधानमंत्री अपने सदस्य लेता है कहां से? कहां से लेता है भाई? राज्यसभा से लेता है। दोगे सर इनके बाहर भी है क्या? तो ये तो दोनों संसद हो गए। हमने एक शर्त रखी है, प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद के लिए नामित कर सकता है, उसे पद ग्रहण करने के दिन से लेकर 6 माह के मध्य संसद का सदस्य बनना होगा। फिर सर संसद का, ये तो दोनों संसद के सदस्य तो पहले से ही है, तो भाई ये संसद तो है, लोकसभा राज्यसभा। सर बिल्कुल, प्रधानमंत्री इसके अलावा भी किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। अब सर ये तो दोनों में शामिल नहीं है, संसद का सदस्य भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर पिछली जो सरकार थी, एक नाम आ रहा है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने
काफी जगह चुनाव लड़ने में, जितवाने में मदद की, लेकिन वो खुद चुनाव हार गई, तो उसे उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग पद मिलना तय था, उसे मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया गया ऐसे। अब क्या करें? अब दो चीजें हो गई, दो ऑप्शन बचते हैं। सर दो ऑप्शन क्या बचते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए? एक तो वे जैसे प्रधानमंत्री 2 जगह चुनाव लड़े, एक सीट खाली हो गई, क्योंकि 6 महीने में वहां चुनाव कराना भी जरूरी है। कई बार क्या है, लोकसभा में कई व्यक्ति जिनको ऐसा डर रहता है कि कहीं चुनाव हार न जाएं, तो वो 2-2 जगह से चुनाव लड़ देते हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त है कि वो 6 महीने में वो सीट छोड़ देंगे, और 6 महीने में मतलब जो सीट छोड़ेंगे वो तो 6 महीने में चुनाव हो जाएंगे। तो एक तो ये शर्त है कि यहाँ से इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए और संसद में लाया जाए। मान लो यहाँ से नहीं लाया गया तो फिर यहाँ जगह बचती है, राज्यसभा के चुनाव होते रहते हैं, 6 महीने में आराम से हो जाएंगे किसी भी राज्य से, तो यहाँ से इस व्यक्ति को चुनाव लड़ा जाए, जो भी व्यक्ति है, और चुनाव लड़ा कर कहाँ लाया जाए भाई? संसद में लाया जाए। कितने महीने में लाया जाए? 6 महीने में लाया जाए। 6 महीने में उसे चुनाव लड़वा करके यहाँ लाना होगा। अगर मान लो आप ये कहें कि सर नहीं लाया गया तो 6 महीने में चुनाव नहीं हुए या ऐसा नहीं हुआ, तो 6 महीने में उसे वो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब ऐसी शर्त है कि या तो 6 महीने में वो चुनाव लड़ करके आ जाए संसद में, चाहे लोकसभा से आई, जैसे जो सीट खाली हो गई वहां से लड़ करके आ सकता है, या फिर राज्यसभा से आई, कहां से भी लड़ करके वो चुनाव संसद में आए, संसद का सदस्य उसे बनना ही पड़ेगा। निर्धारित जो योग्यता है अगर वो पूरी नहीं करता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कितने टाइम में भाई? 6 महीने में। एक बिंदु आ रहा है मंत्री परिषद का कार्यकाल। भाई मंत्री परिषद जो है उसका कार्यकाल कितना होता है? पहली चीज तो यह है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। एक चीज तो यह आ गई कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बनी रहती है। मतलब हर एक मंत्री कब तक अपने पद पर रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही। लोकसभा जब तक कार्यरत है तब तक मंत्री परिषद बनी रहती है। लोकसभा भंग होने के साथ ही मंत्री परिषद भी भंग हो जाती है, भंग हो जाती है। संवैधानिक तौर पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सुनो भाई, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। पहली चीज तो यह निश्चित नहीं होता, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपनी प्रसाद पर्यंत ही बनी रहती है। लोकसभा जब तक कार्यरत है तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहती है। लोकसभा भंग होने के साथ ही मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। ठीक है।
संवैधानिक तौर पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मतलब संवैधानिक तौर पर कितना होता है भाई? 5 वर्ष। लेकिन लोकसभा अगर 5 साल नहीं रहती है तो मंत्री नहीं रहेंगे, 5 साल पहले उनको हटना पड़ेगा। ठीक है, जब तक लोकसभा का विश्वास बना रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। लोकसभा भंग हुई तो मंत्रिपरिषद भी भंग हुई। मतलब ऐसा एक सिस्टम, ऐसी एक व्यवस्था बनी। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। ये समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इसके अलावा वेतन के अलावा मंत्रियों को आवास, बिजली, पानी, यात्रा, हवाई यात्रा, वाहन सुविधा आदि भी दी जाती हैं। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। किसके द्वारा? एक शब्द आ रहा है संसद, एक शब्द आया था संचित निधि। न्यायाधीशों को वेतन मिलता है संचित निधि से। संसद उनके वेतन में कोई कमी ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन यह मंत्रियों का जो वेतन भत्ता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? संसद के द्वारा दिया जाता है। संसद तय करती है। ठीक है, और उनमें समय समय पर क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। वेतन के अलावा मंत्रियों को आवास, बिजली, पानी, यात्रा साधारण जैसे ट्रेन इनमें और हवाई यात्रा निश्चित होती हैं, वो वाहन सुविधा आदि भी देय होती हैं, और वो उनको जब तक मंत्री पद पर रहेंगे तब तक उनका भोग करते रहते हैं। मंत्रियों की श्रेणियां। विद्यार्थियों, मंत्रियों की श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। मंत्रियों की श्रेणी कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। समझ लो एक बार। कैबिनेट मंत्री ये बड़े होते हैं, विभागाध्यक्ष भी यही होते हैं, मतलब अपने विभाग को ये संभालते हैं। विभागाध्यक्ष अपने विभाग का अध्यक्ष सुप्रीम होते हैं ये। ठीक है, और मोस्टली प्रधानमंत्री के साथ इन्हीं की बैठक या मीटिंग्स होती रहती है। एक चीज। दूसरी, इसमें 2 श्रेणी आती हैं। एक तो ये राज्य मंत्री आ गया, एक तो राज्य मंत्री, एक राज्य मंत्री और इसके ब्रैकेट में लगा देंगे स्वतंत्र प्रभार। ये 19-20 कैबिनेट मंत्रियों के इक्वल से ही होते हैं, क्योंकि
इनके पास भी विभाग के फैसले लेने का अधिकार होता है। ये भी अपनी स्वेच्छा से विभाग के फैसले कर सकते हैं या फिर उन कैबिनेट्स की मीटिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री को जितने अधिकार नहीं होते, देखो दो चीज आ रही है। राज्य मंत्री में एक शब्द आ रहा है स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री को जितने अधिकार या सुविधाएं नहीं मिलती, उससे कहीं ज्यादा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को मिलती हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास काम होता है और उस काम करने को या डिसीजन या फैसले लेने का अधिकार भी होता है। सबसे बड़ी चीज होती है पावर। केवल राज्य मंत्री के पास नहीं होती वो, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास होती है। इसलिए ये दूसरी श्रेणी के मंत्री हो गए। मैंने अभी क्या बताया, कैबिनेट्स या प्रधानमंत्री की मीटिंग्स में ये भाग नहीं ले सकते, लेकिन ये भाग लेते हैं अक्सर। उपमंत्री, ये सबसे छोटे मंत्री होते हैं। ये सबसे छोटे मंत्री होते हैं। ये बड़े मंत्रियों के काम में सहायता करते हैं। ये कभी भी प्रधानमंत्री के साथ बैठकों में भाग नहीं ले सकते। देखो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो मंत्री हैं तीन प्रकार के, ये कैबिनेट मंत्री बड़े होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं। मैंने अभी बताया था, कुछ नाम एक बार मैं यहाँ रख देता हूं। जैसे आजकल एचआरडी मंत्री था, ऐसे मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री हो गया, कृषि हो गया, गृह मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हो गया। ये जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। इन मंत्रियों को ये विभागाध्यक्ष होते हैं, ये अपने डिपार्टमेंट को खुद संभालते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे एक नाम देता हूं मैं, रेल मंत्री। अब रेल पूरे देश का नेटवर्क, पूरे देश की रेल, हजारों ट्रेन चलती है, उनका काम संभालना अकेले के बस की बात तो नहीं है कि वो अकेले वो संभाल लेगा। ये क्या करता है, अपने नीचे कुछ राज्य मंत्री और कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ज्यादा नहीं, बस 2-1 ये रखता है। ठीक है, और उनको अपने जोन संभाल देता है कि भाई ये 5-7 जोन आप संभालो, इनके डिसीजन आपको करना है। ये क्या करते हैं, इनके पास भी काम ज्यादा होता है, तो ये भी क्या करते हैं, क्या रख लेते हैं अपने नीचे, उप मंत्री। हालांकि इनको सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, अच्छा वेतन मिलता है, अच्छा नाम होता है कि साहब मंत्री है। अब हमारे पास तो ज्यादातर हम लोग तो ये सोचते हैं साहब ये मंत्री है जी, लेकिन अभी ये नहीं मालूम होता कि ये मंत्री कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, या फिर उप मंत्री है। अब मैंने आपको इनकी श्रेणियां, इनका अलग अलग दर्जा ये आपको बताया कि किस प्रकार से ये मंत्री होते हैं। ये सबसे छोटे मंत्री होते हैं, ये बड़े मंत्रियों के काम में सहायता करते हैं। जो बड़े मंत्री हैं उनके काम में ये हेल्प करते रहते हैं। ये कभी भी प्रधानमंत्री के साथ, अब ये देखो आप अंदाजा लगाओ कि केवल प्रधानमंत्री के साथ जब भी बैठकों का आयोजन होता है विशेष कार्यों के लिए या फिर जो रूटीन की बैठकें होती हैं उनके लिए, मतलब रूटीन की बैठकों का मतलब तो ये है कि एक निश्चित दिन होता है सप्ताह में, जैसे 2 दिन हो गए, उन दिन कैबिनेट मंत्री आएंगे और बैठक का आयोजन हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि इनके अलावा प्रधानमंत्री जब चाहे आपात बैठक बुलवा सकता है। ठीक है, तो ऐसी बैठकों में केवल ये प्लस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी बैठक में भाग लेते हैं, बाकी मंत्री इसमें भाग नहीं लेते, केवल वही करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मंत्री पद की जो वास्तविक शक्तियां हैं, वास्तविक जो पहचान है, जो पद है, वो किसके पास होगा, कैबिनेट मंत्री के पास। ये मंत्री इनकी सहायतार्थ होते हैं, वास्तविक शक्ति इनके पास होती है। तो ये मंत्रियों की श्रेणियां हैं। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल देखते हैं।